हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हमारी ये लक्ष्मीकांत की वीडियो 27 में आज बात करेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। पहले वाली वीडियो में हमने 3 पार्ट इसके एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में नेक्स्ट 3 जो हैं वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम भी यूनिटरी बेस, ओके। ये फोर्थ था, लक्ष्मीकांत की बुक आपके पास है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश ए फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का, उसने कौन सा एस्टेब्लिश किया है? फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। इससे फीचर्स है फेडरेशन के, जैसे कि 2 गवर्नमेंट, डिविजन ऑफ पावर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरलिज्म, ओके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी नॉन फेडरल फीचर्स भी हैं, जैसे कि सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, एमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। तो और ये कहा गया है कि जो वर्ड है फेडरेशन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। और आर्टिकल 1 डिस्क्राइब किया है इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, सभी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पार्ट बने, ठीक है। सभी स्टेट्स जो थी वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के पार्ट बनी और उन्होंने मिल करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, ठीक है। और ये भी कहा कि कोई भी स्टेट फेडरेशन से अलग नहीं हो सकता, ओके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। क्वासी फेडरल बाय केसी वेयर के द्वारा बोला गया, बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोला गया है मॉरिस जोन्स के द्वारा, ठीक है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोला गया है ग्रैनविल अस्टिन के द्वारा, और फेडरेशन विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी बाय आइवर जेनिंग के द्वारा बोला गया है, ठीक है। तो अलग अलग तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब किया, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने देख करके उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को। और पार्लियामेंट्री सिस्टम को वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। यही रिस्पॉन्सिबल है, कैबिनेट गवर्नमेंट भी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और कैबिनेट गवर्नमेंट भी बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सेंटर के साथ साथ स्टेट में भी, ओके फ्रेंड्स। तो ये कुछ फीचर्स हैं इसके, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पार्लियामेंट में नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव दोनों होंगे, ओके। तो रियल एग्जीक्यूटिव में होंगे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि वो चुन के आए हैं, ठीक है। और नॉमिनल होंगे हमारे प्रेसिडेंट। सेकंड है हमारा मेजोरिटी पार्टी रूल। देखिए फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव में जितने लोग इलेक्ट होके आए हैं, ठीक है, उसमें से जिस पार्टी के इलेक्टेड मेंबर सबसे ज़्यादा होंगे तो वो सरकार बनाएगी, ठीक है। तो मेजोरिटी पार्टी रूल ये हो गया। उसके बाद है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एग्जीक्यूटिव की, ओके। उसके बाद है मेंबरशिप ऑफ द मिनिस्टर इन द लेजिस्लेचर। मेंबरशिप होगी मिनिस्टर की मेंबरशिप होगी लेजिस्लेचर में, ओके। तो फिफ्थ पार्ट है लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो क्या लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप होगी, ठीक है, कहाँ पे? लोकसभा में। और चीफ मिनिस्टर की होगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। सिक्स पार्ट है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ठीक है। तो सरकार गिरानी हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके लोकसभा को गिराया जा सकता है, ठीक है। और जिसको हम कहते हैं लोअर हाउस का डिसोल्यूशन, ठीक है। लोअर हाउस डिसोल्यूशन इसे कहते हैं, ओके फ्रेंड्स। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ड्राइव तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हुई है, लेकिन बहुत सारे फ़र्क भी हैं, है ना। हम रियल सेंस में देखा जाए तो रिपब्लिक है, लेकिन ब्रिटेन जो है वो मोनार्की है, ठीक है। हमारे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, कैसे? हमारे रिप्रेजेंट जाके वोट डालेंगे, ठीक है। जिनको रिप्रेजेंट किया है वो जाके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इनडायरेक्टली वो रिप्रेजेंटेटिव है ना। वो इनडायरेक्टली क्या किया हमने? प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है। हमने डायरेक्ट तो नहीं किया, बट हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमने जिनको रिप्रेजेंट किया उन्होंने उनको इलेक्ट किया है, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में मोनार्की है ना। और अगर ब्रिटेन में देखा जाए तो मोनार्की है, वहाँ के एक ख़ानदान है, उन्हीं के आगे जो बेटा और बेटी है उनको किंग और वो क्वीन बन जाते हैं, ओके। और फ्रेंड, पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट भी कहते हैं हम, ओके। तो हम बात करते हैं साइंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अमेरिकन सिस्टम में जुडिशियल सुप्रीमेसी है और ब्रिटेन के सिस्टम में पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है ना। अमेरिका में जुडिशियल जो है वो ज़्यादा पावरफुल है और ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है वो ज़्यादा पावरफुल है ना। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ये बोला गया ये दोनों एक्सट्रीम सिस्टम है, इन दोनों को मिक्स करके एक बैलेंस ऑफ पावर किया जाएगा, ठीक है। और एक ऐसा सिस्टम बनाया गया
जहाँ पे ना ही सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा ताकतवर होगी और ना ही पार्लियामेंट ज़्यादा ताकतवर होगी, ठीक है। पूरी पावर को बैलेंस किया गया। अगर पार्लियामेंट पावर ज़्यादा क्रॉस करे तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर सकता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करेगी तो हम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको अमेंड करके वो उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ को मानता है और इंडियन जो है वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को फॉलो करता है, ओके। तो ये था हमारा सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। इसको बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर रखा गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा अपनी ताकत यूज़ करता है और ना ही हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनी ताकत को ज़्यादा यूज़ करेगा, ठीक है। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जुडिशियल सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट भी है और इंटीग्रेटेड भी है, ओके। तो जो हमारी जुडिशरी जो है इस पे लेजिस्लेचर का और एग्जीक्यूटिव का कोई भी दबाव नहीं होगा, ओके। तो इंटीग्रेटेड मीन्स जो कॉमन जुडिशरी है पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम अमेरिका के फेडरल लेवल गवर्नमेंट को देखें तो उनकी अलग फेडरल जुडिशरी है और जो अलग अलग स्टेट्स हैं उन पे अलग अलग जुडिशरी है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया की जुडिशरी में देखें अगर हायरार्की तो है बट जुडिशरी हमारी इंटीग्रेटेड है, ठीक है। सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज करेगी सभी हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट के नीचे भी जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन्स है, ठीक है, एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है, ठीक है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे देश में जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रोविज़न लाए गए। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है जजेस को कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाएगा, सर्विस कंडीशन क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी कैपेसिटी में काम अगर कर रहा है तो उस पर पार्लियामेंट का कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, ओके। ये सब यहाँ पे लक्ष्मीकांत में लिखा गया है। और एक चीज़ है फ्रेंड्स, रिटायर होने के बाद कोर्ट में, ठीक है, कोर्ट में प्रैक्टिस करने की फ्रीडम नहीं होगी वापस जो रिटायर हो गए हैं जजेस उनके लिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो भी खर्च होगा वो चार्ज किया जाएगा अंडर द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। जो भी चार्जेस होगा वो कंसोलिडेशन फंड्स ऑफ इंडिया से चार्ज होगा और पार्लियामेंट उसमें रोक नहीं लगा सकती, ओके फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। आइए तो अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन्स। तो वो कौन कौन से राइट्स हैं? सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23-24 एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28, कल्चर एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 से 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ओके। तो आगे लिखा गया है ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। तो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल इन नेचर है, मीन्स अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होते हैं तो हम सीधा सीधा जाके याचिका फाइल कर सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं और ये याचिका हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। और एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। जो एग्रीव्ड पर्सन होगा वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट इशू करेगी रिट्स। कौन कौन सी रिट्स हैं? हैबे कॉर्पस, मैंडामेंस, प्रोहिबिटेशन, क्राइटेरिया एंड कोवेरेंटो, ठीक है। और ये रिट्स जो हैं इसकी हेल्प से वो रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट, उनके राइट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू वो वापस आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, तो फंडामेंटल राइट्स कोई सेक्रेड नहीं है, फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है। पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है। और आगे लिखा है दे कैन आल्सो सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो सस्पेंड हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। जो आर्टिकल 20 और 21 के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं उसको छोड़ के बाकी सब क्या हो जाते हैं? वो सस्पेंड हो जाते हैं। तो कौन से 2 आर्टिकल से? आर्टिकल 20 एंड 21 के अंदर जो भी फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं, ओके, इमरजेंसी के टाइम। तो ये था फ्रेंड्स हमारा फंडामेंटल राइट्स। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसको अलग आगे जब आएगा इसको तभी हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी वाले हमारे जो पॉइंट्स बचे हैं साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।